Welcome, students, to yet another lecture of our series Electricity and Magnetism. Today, we are discussing about the fundamental theorem of divergence, or more conveniently, it can be said as Gauss divergence theorem or Green theorem. Yesterday, we are discussing about the fundamental theorem of gradient in accordance with the fundamental theorem of calculus. Today, our topic is fundamental theorem of divergence. The fundamental theorem of divergence is stated by this statement that volume integral over the volume integral of the divergence of any vector field V over a volume is equal to the surface integral of that particular वेक्टर फील्ड। ओके, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास कोई भी वेक्टर फील्ड है v, ठीक है, इस टॉपिक से शुरू करने से पहले आपको एक बात बतानी है कि जैसे हम कई बार हम वेक्टर फील्ड को जब भी कंसिडर करते हैं, कहीं हमने उसको v कंसिडर किया है, कहीं हमने उसको a कंसिडर किया है, कहीं हमने उसको b कंसिडर किया है, तो आप इससे कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। अगर कोई भी वेक्टर फील्ड हो, वेक्टर क्वांटिटी हो, अगर वो 3 डायमेंशनल स्पेस में कहीं भी है तो एक वेक्टर फील्ड को जनरेट करेगी। आप इस स्टेटमेंट को मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि इफ V is any arbitrary vector field, sometimes we use vector A or vector B, so don't confuse about that। ठीक है, तो कहीं पर हमने किसी टॉपिक में उसे वेक्टर ए ले लिया है, किसी टॉपिक में हमने वेक्टर फील्ड को डिनोट करने के लिए सिंपली किसी आर्बिट्रेरी वेक्टर को डिनोट करने के लिए हमने बी का नोटेशन भी यूज़ किया है, या हम मोर कन्वेंटली बी का नोटेशन यूज़ कर रहे हैं, तो इससे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप जैसा भी समझना चाहें, बस इतना आप दिमाग में रखें कि एक जनरल वेक्टर फील्ड है किसी 3 डायमेंशनल स्पेस में। ओके, सो basically the fundamental theorem tells us what is that अगर आपके पास कोई भी वेक्टर फील्ड है v, उसका आप डाइवर्जेंस निकालें, ओके, और किसी वॉल्यूम के ओवर इसको इंटीग्रेट कर दें, क्या कर दें, उसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दें, तो उसी वेक्टर का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं dA के साथ, मीन्स ये क्या दे रहा है हमें, v डॉट dA, v डॉट dA इज द फ्लक्स। तो किसी क्लोज्ड सरफेस के ओवर अगर आप उसके फ्लक्स का सरफेस इंटीग्रल निकालें तो ये दोनों क्वांटिटीज हमारे पास बराबर होती हैं, इक्वल मीनिंग हमको बताती हैं। ठीक है, अब हम जो वॉल्यूम इंटीग्रल है, कुछ किताबों में ऐसा हो सकता है कि उसे ट्रिपल इंटीग्रल से शो किया गया हो, और जो सरफेस इंटीग्रल है उसे हम डबल इंटीग्रल से शो करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम इसको समझेंगे। तो मेनली अगर आप डाइवर्जेंस का वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं ओवर ए वॉल्यूम, और अगर फ्लक्स का v डॉट डी एज फ्लक्स उसका सरफेस इंटीग्रल करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो दोनों इक्वल वैल्यू हमें देता है। दिस इज द मैथमेटिकल कंसेप्ट। ओके, डी टो को कई बार हम डी क्यूब एक्स या डी एक्स डी वाई या डी जेड, इसके बारे में हम आपको जब वॉल्यूम इंटीग्रल के वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था, तो वहाँ आपको स्पेसिफाई किया गया था कि डी टो को हम डी क्यूब एक्स भी लिख सकते हैं, या डी एक्स डी वाई डी जेड, और मोन कन्वेंटली हम इसको डी टो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से अगर सरफेस की बात की जाए तो सरफेस को हम मेनली डी एक्स डी वाई या डी वाई डी जेड या डी जेड डी एक्स, इनमें से जो भी कन्वीनियंटली हो उसके अकॉर्डेंस में हम इन्फिनिटिजिबल एरिया आपको कंसीडर करना है, और आप जानते हैं कि इन्फिनिटिजिबल एरिया को हम एरिया एज ए वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली द फंडामेंटल थ्योरम states that the volume integral
द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, डाइवर्जेंस किसका, एक वेक्टर फील्ड का, बिकॉज डाइवर्जेंस इज डेल डॉट वी, या मैं इसको एक तरह से और बोल सकते हैं क्या, आप डेल डॉट वी का अगर सिग्निफाइज वर्जन आप निकाले आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड करके, और वी को भी उसके कंपोनेंट फॉर्म में लिखे, तो बेसिकली हमें क्या मिलता है, डेल वी एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल वी वाई बाई डेल वाई एंड डेल वी जेड बाई डेल जेड। बेसिकली हमें ये फॉर्मूलेशन वहाँ पर मिलता है। तो ये हो क्या रहा है कि जो भी आपके पास वेक्टर फील्ड है ये डेरिवेटिव है उसका एक्स कंपोनेंट का, ये डेरिवेटिव है वाई कंपोनेंट का, और ये डेरिवेटिव है जेड कंपोनेंट का, ठीक है, और दीज आर ऑल फर्स्ट डेरिवेटिव। तो बेसिकली द fundamental theorem of divergence states that the volume integral of divergence of a vector field over any volume, किसी भी वॉल्यूम के अगेंस्ट, ये कोई वॉल्यूम है, अगर इस पे आप किसी भी वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर दें, यहाँ भी वेक्टर फील्ड डिफाइन है, यहाँ भी वेक्टर फील्ड डिफाइन है, यहाँ भी वेक्टर, इसके बाहर भी वेक्टर फील्ड डिफाइन है, यहाँ भी वेक्टर फील्ड डिफाइन है, यहाँ भी वेक्टर फील्ड डिफाइन है, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मैग्नीट्यूड के वेक्टर फील्ड डिफाइन है, लेकिन हमें केवल किस में इंटरेस्ट है, केवल इन वेक्टर फील्ड्स में जो इस वॉल्यूम के अंदर है, इनक्लोजेस इन दिस वॉल्यूम। ओके, सो द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड over any volume is equal to the surface integral of the vector, what vector, this vector, vector v, surface integral of the vector over the closed surface which encloses the volume। यानी इसी सरफेस का अगर हम जो इस वॉल्यूम को इनक्लोज करती है ये सरफेस, इसी सरफेस के अगेंस्ट अगर हम उस वेक्टर का सरफेस इंटीग्रल निकाल दें तो दोनों क्या है, बराबर वैल्यू देता है, दोनों बराबर रिजल्ट पुट करते हैं, ठीक है। अगेन लेट मी रीड, द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर ए वॉल्यूम is equal to the surface integral of the vector, what vector, vector v, over the closed surface which encloses the volume। इसको आप इस उदाहरण से आप बेहतर समझ सकते हैं। ये मान लीजिए एक फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल, अगर फुटबॉल को आप देखें तो फुटबॉल का जो सरफेस है वॉल्यूम को इनक्लोज करके रखता है, ठीक है, जो बाउंड्री है, सरफेस है जो फुटबॉल का, उस जो वॉल्यूम है फुटबॉल का उसको इनक्लोज करके रखते हैं। तो यहाँ अगर आप फुटबॉल जो फिगर में आप देख रहे हो, अगर इस पे आप बहुत सारे वेक्टर फील्ड डिफाइन कर दें इस तरह से, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और इस वेक्टर फील्ड को आप नाम दे दिया, ये कौन सा वेक्टर फील्ड है, v, ठीक है। तो दो तरीके हैं आपको करने के, एक ही रिजल्ट आएगा दोनों तरीके से, जो बेसिकली स्टेटमेंट है डाइवर्जेंस थ्योरम का। और स्टेटमेंट ये है कि ये जो वेक्टर फील्ड आपने डिफाइन किया, या तो आप इस वेक्टर फील्ड का क्या ले लें, डाइवर्जेंस, और किसके ओवर ले लें, इस वॉल्यूम के, कौन सा वॉल्यूम, जो इस फुटबॉल का वॉल्यूम है, ठीक है, एक तरीका तो ये हुआ। या फिर आप क्या करें कि ये जो सरफेस है इस फुटबॉल का, ये जो सरफेस, चूंकि आप फुटबॉल को इमेजिन करके देखिए, उसकी जो बाहर वाली सतह है वो क्या होता है, उसका सरफेस होता है, और उसका सरफेस 4πr² मैथमेटिकली हम जानते हैं। तो इस सरफेस के अगेंस्ट जो वेक्टर फील्ड आपने यहाँ 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 हर जगह वेक्टर फील्ड है, ये पूरा वेक्टर फील्ड है, लेकिन इन वेक्टर से हमें मतलब नहीं है, ये वेक्टर फील्ड हमारे पॉइंट इन क्वेश्चन से बाहर हैं। तो हमें केवल उन वेक्टर फील्ड से मतलब है जो इस सरफेस, इस वॉल्यूम के ऊपर डिफाइन है, ठीक है। तो ये वेक्टर फील्ड है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप इस वेक्टर का
इस सरफेस के साथ डॉट प्रोडक्ट, इन्फिनिटिबल सरफेस के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल दे तो आपके पास सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आप शायद आप समझ रहे होंगे कि ये जो हमारा फुटबॉल का वॉल्यूम है, इसके ऊपर हमें निकालनी है जो भी वेक्टर फील्ड यहाँ डिफाइन है से v, इसके ऊपर हमें इसकी डाइवर्जेंस निकालनी है और वॉल्यूम के ओवर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। दूसरा तरीका ये है कि ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। दूसरा तरीका ये है कि ये जो वेक्टर फील्ड है आप इसका फ्लक्स निकाल दें ओवर ए सरफेस, तो आपके पास जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो सेम रिजल्ट ऑब्टेन होगा। ओके, in other word you can say that the fundamental theorem states that the integral of a derivative in the case of divergence over a region क्या है इस समय? वॉल्यूम। जब भी आप डाइवर्जेंस की बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम इंटीग्रल। और जब भी आप फ्लक्स की बात करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? सरफेस इंटीग्रल। ये बेसिकली बताती है हमें डाइवर्जेंस थ्योरम इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द बाउंड्रीज इन द केस ऑफ सरफेस दैट इनक्लोजेस द वॉल्यूम। ये कोई अलग सरफेस नहीं है, उसी वॉल्यूम को घेरने वाला सरफेस, उसी वॉल्यूम को घेरने वाला पृष्ठ। ठीक है, आपने कोई भी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम ले लिया, यहाँ देखिए कोई भी आर्बिट्रेरी वॉल्यूम ले लिया से दिस। ठीक है, तो ये अगर आपने वॉल्यूम कंसीडर किया है तो इसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। ठीक है, मान लीजिए आपने इसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया v। ठीक है, अब इस वॉल्यूम को घेरने वाला कोई ना कोई तो बाहरी पृष्ठ होगा। जैसे सपोज कीजिए आपके पास फुटबॉल वाला उदाहरण था, तो फुटबॉल के अंदर जो वायु भरी है, एयर है, उसका कोई ना कोई तो वॉल्यूम होगा। और उस एयर को जो फुटबॉल के अंदर आपने भरी है किसी पंप के द्वारा, तो उसे कौन इनक्लोज कर रहा है? उसका सरफेस। तो अगर आप फुटबॉल के सारे पॉइंट्स पर, इन्फिनिटिबल पॉइंट्स पर, बहुत नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट्स पर आप कोई वेक्टर फील्ड डिफाइन कर दें और उस वेक्टर फील्ड का, अब डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है? अब देखिए समझिए, आप केस क्या है कि आपके पास फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर किसी पंप से आपने हवा डाली, तो उस हवा का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा। ठीक है, और उस वॉल्यूम को इनक्लोज कौन कर रहा है? वो फुटबॉल का ऊपर वाला सरफेस। ठीक है, क्लियर। अब आपको करना क्या है? डाइवर्जेंस थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर उस फुटबॉल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर आप वेक्टर फील्ड को डिफाइन कर दें, और उस वेक्टर फील्ड का पहला स्टेटमेंट क्या है डाइवर्जेंस थ्योरम के, कि उस वेक्टर फील्ड का आप डाइवर्जेंस निकाल दें। किसके ओवर? उस वॉल्यूम के। कौन सा वॉल्यूम? जो उस सरफेस ने कवर किया हुआ है। एक पॉइंट। दूसरा ये है कि अगर आप वो जो वेक्टर फील्ड है उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें, किसके साथ? इन्फ्लेटिजिबल एरिया के साथ, जिसको हम एरिया वेक्टर भी कहते हैं, उसके साथ आप उसके सरफेस के अगेंस्ट, कौन सा सरफेस? जो उस वॉल्यूम को इनक्लोज किए हुए है, वही सरफेस, और कोई अलग सरफेस नहीं आएगा। मान लीजिए आपने कहा कि ये वाला वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का नाम है v, और सरफेस आपने यहां से ले लिया। नहीं, ये गलत है। सरफेस कौन सा सरफेस है? अगर आपने फुटबॉल को इमेजिन किया है और इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं v, और इस वॉल्यूम के ओवर ही आपने क्या लेना है? इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहां जो वेक्टर फील्ड आपने डिफाइन किया है v, इसका डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा ओवर वॉल्यूम। ठीक है, और दूसरी जो साइड है, राइट हैंड साइड, हमें क्या बता रही है कि जिस सरफेस ने इस फुटबॉल के वॉल्यूम को इनक्लोज किया है, ये वाला सरफेस, इसी सरफेस, कोई अन्य सरफेस नहीं, यही सरफेस जिसने उस वॉल्यूम को ढका हुआ है, घेरे हुए है, उसी सरफेस के अगेंस्ट आप इसका क्या कर दें? सरफेस इंटीग्रल कर दें। और सरफेस इंटीग्रल किसका करें? उस वेक्टर का। कौन सा वेक्टर? जो आपने इस वॉल्यूम, इस फुटबॉल के
वॉल्यूम में आपने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो स्टेटमेंट ये है, क्लैरिफिकेशन ये है। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो दूसरा स्टेटमेंट है, यहां हमने बोला कि अगर आप फंडामेंटल थ्योरम में ये कहते हैं कि इंटीग्रल ऑफ द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो डेल डॉट वी का रिजल्ट है, अभी मैंने पहले भी आपको निकाल के बताया था, ये किस फॉर्म में आता है हमारे पास, डी वी एक्स ओवर डी एक्स प्लस डी वी वाई ओवर डेल वाई प्लस डेल वी जेड ओवर डेल जेड, और इसी का आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ द डेरिवेटिव, इंटीग्रल ऑफ अ डेरिवेटिव इन द केस ऑफ डाइवर्जेंस, इस केस में जिसमें आप डाइवर्जेंस लेफ्ट हैंड साइड में, इन केस ऑफ डाइवर्जेंस ओवर ए रीजन, किस रीजन के अगेंस्ट, जो आपने वॉल्यूम को कंसीडर किया है, इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, जो आपने डिफाइन किया है v, एट द बाउंड्रीज, कौन सी बाउंड्री, जिस वॉल्यूम को आपने इनक्लोज किया है उसकी बाउंड्री, इन द केस ऑफ इनक्लोज वॉल्यूम। ओके, तो दिस इज द मेन थिंग about the divergence theorem, or more simply we can say that Gauss divergence theorem. Okay, फिजिकल इंटरप्रिटेशन की बात कर लेते हैं। फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका ये है कि इफ V रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ ए इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, हाँ अगर V को आप वेलोसिटी वेक्टर ही माने, ठीक है, और वो किसी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, v इज द वेलोसिटी मोर सिंपली, देन फ्लक्स ऑफ v दैट इज v डॉट डी ए। चूंकि अगर ये कोई नल है, इस तरह का नल है, यहां से पानी बाहर आ रहा है इस तरह से, और इस पानी की वेलोसिटी यहाँ v है, तो यहां से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, इसको जानने के लिए हम क्या करते थे, मान लीजिए इसका एरिया क्या है, डी ए, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वी डॉट डी ए, और डी ए एरिया एज ए वेक्टर, ये कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो ये जो वैल्यू है, क्योंकि ये एक नंबर आएगा, नंबर क्यों आएगा, क्योंकि दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट है, तो ये जो नंबर आएगा, यही नंबर क्या कहलाएगा, फ्लक्स। ओके, so if we represent the flow of an incompressible liquid, then flux of v, that is v dot dA, the right hand side of the above equation, this right hand side of the above equation is the total amount of the fluid passing out through the surface per unit time। ठीक है, यानी जितना फ्लक्स आ रहा है v डॉट डी ए के कैलकुलेशन से, उतना ही फ्लक्स, वो फ्लक्स बराबर होगा जो उस सरफेस से बाहर निकलेगा। इसको आप बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया गया है ग्रिफिथ की बुक में, कि अगर आप ऐसा सोचें कि आपके पास एक रूम है, ये वाला, ठीक है, इस वाले रूम में बहुत छोटे छोटे फकेट्स लगे हुए हैं, ये मैंने लिखा भी है ऊपर, आपको पढ़ के बाद में बता दिया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे फकेट्स हैं, मतलब छोटे छोटे नल हैं, ठीक है, वो नल एक नहीं, दो नहीं, तीन, बहुत सारे नल हैं, और इस नल से इस कमरे में या इस बर्तन में, जैसे भी आप समझना चाहें, बर्तन में थोड़ा समझना इसलिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बर्तन में आप ऐसा इमेजिन करेंगे कि बर्तन में पानी कहीं से आ रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है, सिस्टम ये नहीं है। सिस्टम ये है कि आपके पास एक कमरा है, कमरे में फकेट्स हैं, फकेट्स मीन्स ऐसे नल जो पानी को डाइवर्जिज कर दें, बाहर फुवारे की तरह छोड़ें, ठीक है। तो ये फैकेट्स आप देख रहे होंगे इस कमरे के अंदर। जब फैकेट्स आप ऑन करते हैं कमरे के अंदर, तो वो लिक्विड, जो भी इनकम्प्रेसिबल लिक्विड आपने कंसिडर किया हुआ है, उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है कमरे में। जब पानी भरना शुरू होगा तो पानी का लिक्विड, पानी का लेवल ऐसे 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 कहीं ना कहीं से बढ़ता चला जाएगा, पूरे पानी
कमरा पूरे पानी में भर जाएगा। ठीक है, अब वो पानी कहीं ना कहीं से लीक आउट भी होगा। ठीक है, तो यहाँ जो कंसेप्ट है वो ये है कि जितना फ्लक्स इस पानी को हम, चूंकि हमने इनकम्प्रेसिबल लिक्विड माना है और इनकम्प्रेसिबल लिक्विड की हमने परिकल्पना यहाँ की है, तो जितना फ्लक्स ये फकेट्स पास आउट करते हैं, डाइवर्जेस करते हैं, डाइवर्जेंस, उतना ही फ्लक्स, ठीक उतनी ही अमाउंट का फ्लक्स इस कमरे की दीवारों से बाहर आता है यहां से। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल इसलिए है कंसेप्ट समझना, चूंकि आप ये समझ रहे होंगे कि कमरे की दीवारों से तो पानी आ ही नहीं सकता बाहर, लेकिन यहाँ पानी, फिर मैंने बोला कि जब हमने डाइवर्जेंस का टॉपिक किया था और उसे समझा था, तो मैंने वहाँ भी थोड़ा आपको ये बताया था कि जो पानी वाला एग्जाम्पल है डाइवर्जेंस को डिफाइन करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। जब भी हम पानी वाला उदाहरण यूज करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है तो कमरे में पानी आएगा, नल अंदर पानी में लगे हुए हैं तो कैसे वो पानी तो खिड़की के रास्ते से बाहर आएगा या दरवाजे से बाहर आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इसी कंडीशन को मैं आपको इस तरह से बताऊं, देखिए मेरे पास एक रूम है, ठीक है, मैंने इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज रख दिए हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ कमरे के बाहर अलग अलग लेवल पे नेगेटिव चार्ज रख दिए हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है कि वो पॉजिटिव चार्ज से इमर्ज होती है और नेगेटिव चार्ज तक जाती हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो यहाँ से बाहर आ जाएंगी ऐसे। नियर बाई जो भी होगा वहाँ, तो ऐसे भी तो आप डाइवर्जेंस को समझ सकते हैं। नहीं, ऐसे डायरेक्शन ऐसे होगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे डायरेक्शन आप यहाँ कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ भी तो फ्लक्स ही है, बस इस टाइम फ्लक्स किसका है? फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लक्स है। तो समझ रहे कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास फिजिकली आप डाइवर्जेंस को समझना चाहते हैं, देखिए वॉल्यूम आपके पास वही है, वॉल्यूम आपके पास वही है, ठीक है, तो इस वॉल्यूम का के अगेंस्ट हमने डाइवर्जेंस निकाली, और डाइवर्जेंस का सबसे अच्छा और सरल उदाहरण फिजिकली जो हमारे सामने अपीयर होता है वो पानी का है। फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि वाटर इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट लाइक डाइवर्जेंस। ओके, द बेस्ट एग्जाम्पल इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, तो आपने बहुत सारे छोटे छोटे पैकेट्स यहाँ रखे हुए हैं इस कमरे के अंदर। इस कमरे का कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, आप जिस भी कमरे में बैठे होंगे, जिस समय ये स्टडी कर रहे होंगे, आप उस कमरे को आप देखें, उस कमरे का अंदर जो एयर का वॉल्यूम है वो उस कमरे का वॉल्यूम होगा। तो इस कमरे में आप सोच के देखें कि बहुत सारे छोटे छोटे नल, ऐसे नल जो पावरिंग आउट कर रहे हैं वाटर को, तो इस कमरे के लेवल से अगर पानी बढ़ता बढ़ता बढ़ता, एक समय आएगा जब इस पूरे कमरे में पानी भर जाएगा और इसकी दीवारें, आई सपोज कि इसकी दीवारें उन पानी को लीक करना, और किसी जगह से पानी लीक नहीं हो सकता, इसकी दीवारों से वो पानी लीक करना शुरू कर देगा। तो जो अंदर वाला कंसेप्ट है, जब पानी को डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज आउट कर रहा है, वो हमें लेफ्ट हैंड साइड देता है, डेल डॉट वी। वी इज द वेक्टर, वेक्टर इज, तो डाइवर्जेंस को जो डिफाइन कर रहा है वो क्या डिफाइन कर रहे हैं? पैकेट्स डिफाइन कर रहे हैं जो अंदर हैं। और जो सरफेस से बाहर की तरफ लीक हो रहा है पानी, अलग अलग सरफेस से बाहर की ओर जो लीक हो रहा है, जो अलग अलग पृष्ठ से बाहर आ रहा है पानी, वो हमें राइट हैंड साइड, दैट इज फ्लक्स, फ्लक्स को डिफाइन कर रहा है। ओके, सो दिस फिगर conclude that, let me read about this figure, that a place of high divergence, that is positive divergence, is like a bucket null powering out the liquid, द्रव को
बाहर की तरफ निकालने वाला एक ऐसा हमारे पास यंत्र है, फकट उसे बोल सकते, नल हम उसे बोल सकते हैं, जैसे फव्वारे में जो लगा रहता है, फाउंटेन में जो लगा रहता है। इफ वी हैव ए लॉट्स ऑफ फकट इन ए रीजन filled with incompressible liquid, an equal amount of liquid will be forced out through the boundaries of this region. इस रीजन की बाउंड्री से जितना डाइवर्जेंस करेंगे फैकेट कमरे के अंदर उतना ही उसकी बाउंड्रीज से, वही मैं कह रहा हूँ, जितना वॉल्यूम, इस कमरे की जो बाउंड्री है वो क्या है, दीवारें, तो दीवारों से जितना फैकेट्स डाइवर्जेंस करेंगे लिक्विड का अंदर उतना ही लिक्विड बाहर जाएगा इसकी बाउंड्रीज के थ्रू। अलग बाउंड्रीज नहीं आएंगी, यही पृष्ठ रहेगा, यही वॉल्यूम है और इसी वॉल्यूम का सरफेस है, ऐसा समझिए। इनफैक्ट there are two ways we could determine how much is being produced. The first one is we could count up all the facets recording how much each puts out. हम ऐसा कर सकते हैं कि हर फैकेट्स का जो वॉल्यूम है वाटर का उसको हम काउंट कर सकते हैं। और सेकंड मेथड ये है कि वी कुड गो अराउंड द बाउंड्रीज मेजरिंग द फ्लो एट ईच पॉइंट एंड एड इट अप, यानी कि हम अलग अलग बाउंड्रीज पे जो पॉइंट्स हैं जहाँ से वाटर लीक हो रहा है उन अलग अलग पॉइंट्स पे लीक वाटर को काउंट कर सकते हैं और उसको जोड़ने से भी हमें सेम आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सो दिस फिगर इज वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस थ्योरम। बेसिकली डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दिस कंसेप्ट, कोई भी वेक्टर फील्ड है अगर आप उसका डाइवर्जेंस लेते हैं किसी वॉल्यूम के अगेंस्ट तो उसी वेक्टर का आप सरफेस इंटीग्रल कर दें तो दोनों की वैल्यू बराबर आएंगी। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि वॉल्यूम इंटीग्रल को हम मैथ्स में 3 इंटीग्रल से साइन से डिफाइन करते हैं, सरफेस को हम 2 साइन से डिफाइन करते हैं। एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल देखेंगे और वहाँ से आपकी सारी क्यूरीज दूर हो जाएंगी। ओके, नाउ this example, check the divergence theorem using the function this v and the cube situated at the origin। ये एक हमारे पास क्यूब है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, इसकी सारी साइड्स एक हैं, एक यूनिट की है, से 1 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर से 1 मीटर, एज यू कैन इमेजिन। ओके, और इसी क्यूब पे हमें एक वेक्टर फंक्शन डिफाइन किया गया है, v वेक्टर v इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स कैप 2xy प्लस जेड स्क्वायर वाई कैप प्लस 2xy इंटू जेड कैप। ओके, तो इस वेक्टर फंक्शन को हमें किस पे डिफाइन किया गया है, किस पे, इस पे। तो ये एक क्यूब है, तो क्यूब है तो कोई ना कोई इसका वॉल्यूम होगा और उस वॉल्यूम को इनक्लोज करने वाले 6 सरफेसेस हैं। यहाँ से आपको समझ में आएगा कि ये जो पॉइंट है जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम है जहाँ हम डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं ये कहीं और का वॉल्यूम नहीं है बल्कि उसी रीजन का वॉल्यूम है जो उस सरफेस ने इनक्लोज किया हुआ है। तो यहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ में आएंगे कि ये जो वेक्टर फील्ड डिफाइन है कहाँ, यहाँ, ये इस पे हमें डाइवर्जेंस थ्योरम को चेक करना है कि डाइवर्जेंस थ्योरम इस वेक्टर फील्ड के लिए ट्रू है या नहीं है। और ट्रू कब होगी, जब जो 2 साइड हैं डाइवर्जेंस थ्योरम के, एक साइड हम उसका वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं, दूसरी साइड हम उसका सरफेस इंटीग्रल करते हैं। लेकिन आप केवल ऐसे याद न रखें, दिस इज द मैथमेटिकल वे टू रिमेंबर एनीथिंग। यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग बिहाइंड द मैथमेटिकल, दैट इज फिजिक्स। तो आपको फिजिक्स को पकड़ना है, मैथ्स तो आप पढ़ेंगे, मैथ्स तो कैलकुलेशन आप करेंगे, तो आपको फिजिक्स देखना है। कि अगर मैं आपको सिंपली ऐसे भी बता सकता था कि आप ऐसा कीजिएगा, जब आपको डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़नी है तो मैं आपको सिंपली ऐसा भी स्टेट कर सकता था कि हाँ, जब आपको डाइवर्जेंस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डाइवर्जेंस पढ़े तो आप ऐसा याद कर लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड साइड होती है डेल डॉट वी डीटो और वॉल्यूम इंटीग्रल निकालना है, और राइट हैंड साइड का आपको v डॉट डी ए करना है और सरफेस इंटीग्रल करना, दैट्स ऑल।
ऐसा नहीं है। आपको जो टर्मिनोलॉजी यहाँ यूज हुई है डेल डॉट वी, व्हाट इज डेल डॉट वी? डेल डॉट वी इज द डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड वी ओवर ए वॉल्यूम, एंड व्हाट इज वी डॉट डी ए? वी डॉट डी ए इज फ्लक्स, flux of what? Flux of any vector v through surface area dA over a closed volume, over a closed surface. That is the physics behind it. तो मैथमेटिक्स भी करेंगे लेकिन आप फिजिक्स भी उसके समझे कि फिजिक्स क्या है इसके पीछे. So this is the example, this is the numerical example. Check the, ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिलेंगे एग्जाम में भी. चेक द डाइवर्जेंस थ्योरम यूजिंग द फंक्शन v वेक्टर v इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स कैप प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर वाई कैप प्लस 2xy इंटू जेड कैप. अब आप इससे कंफ्यूज मत हो जाना. किससे? इसके जो यूनिट वेक्टर्स हैं एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, इसको कई बार हम आई जे के रूप में भी लिख सकते हैं, या कई बार हम इसको एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप, ये दोनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं है. कई बार हम जो यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के कॉरस्पॉन्डेंस में, तो कई बार हम उनको आई जे के कह देते हैं, कई बार हम उनको एक्स वाई जेड कहते हैं इन रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. ओके, तो हमें क्या करना है यहाँ कि हमें गॉस की जो डाइवर्जेंस थ्योरम है उसको इस वेक्टर फील्ड के लिए प्रूफ करके बताना है. ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं. यह हमारे पास एक वॉल्यूम है और इस वॉल्यूम का जो 6 सरफेसेस हैं इस वॉल्यूम को इनक्लोज करती हैं, और इस क्यूब की सारी साइड्स आपको दिखा दी गई है कि एक यूनिट की हैं. आप उन्हें कुछ भी मान सकते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, जो भी आप कन्वीनियंट समझें. तो वी हैव फ्रॉम डाइवर्जेंस थ्योरम दिस कंसेप्ट, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट वी डी टो इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ वी डॉट डी ए. First we are solving the left hand side of the above theorem and then right hand side. If results obtained are same, then divergence for the region for the given vector field is true. हम पहले क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है इसकी एक लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरी राइट हैंड साइड है. पहले हम सॉल्व करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड को, और किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे? जो हमारे पास वेक्टर फील्ड डिफाइन किया गया है उसके. अगर हम दोनों को बराबर दिखाने में सक्षम हुए, दोनों को बराबर दिखाने में सक्सेस हुए, तो हम कहेंगे कि डाइवर्जेंस थ्योरम इज ट्रू. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. आप यहाँ देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करेंगे हम. The left hand side of the divergence theorem is the volume integral of divergence of vector v. Let's solve here. तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड है. मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम इंटीग्रल को हम इस तरह से 3 इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे. लिमिट्स कहाँ से, आप चूँकि आप देख रहे होंगे इस फिगर में कि ओरिजिन से शुरू होते हैं, आप 1 यूनिट डिस्टेंस चलते हैं, फिर ओरिजिन से शुरू होते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस चलते हैं, और ओरिजिन से शुरू होकर ही आप 1 यूनिट डिस्टेंस जेड एक्सिस पे चलते हैं. यानी ओरिजिन से शुरू होकर 1 यूनिट डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे, ओरिजिन से शुरू होकर 1 यूनिट डिस्टेंस वाई एक्सिस पे, और ओरिजिन से शुरू करके 1 यूनिट डिस्टेंस जेड एक्सिस पे आप ट्रेवल करते हैं. तो जो लिमिट्स आपको डिफाइन होंगी वो इस तरह से होंगी. लिमिट्स 0 to 1 फॉर एक्स एक्सिस, लिमिट्स 0 to 1 for y axis and limits 0 to 1 for z axis. ठीक है, अब हमारे पास जो मैथमेटिकल ऑपरेशन उसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा. ये देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन ये है हमारे पास कि डेल डॉट वी, डेल द वेक्टर ऑपरेटर, you all are well known that vector operator can be defined as x del by del x plus y del by del y plus z cap del by
डेल जेड। मैंने आपको बता दिया कि एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप से कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर से डिफाइन किए गए, जो हम आई जे के से भी डिफाइन कर सकते थे। चूंकि हमें वेक्टर इस तरह से डिफाइन किया गया है कि उसमें जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप हैं, इसीलिए हमने अपने जो वेक्टर ऑपरेटर है उसमें भी यूनिट वेक्टर्स को किससे डिफाइन किया, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप से। ठीक है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, डेल इज दिस एंड वेक्टर वी इज दिस। तो जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट आप करते हैं और साथ में यहाँ क्या है, डीटो, तो डीटो यहाँ है, तो डीटो को हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स, डी वाई और डी जेड की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो जब इस टर्म का डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस टर्म के साथ, वाई कैप का डॉट प्रोडक्ट वाई कैप के साथ, जेड कैप वाले टर्म का डॉट प्रोडक्ट जेड कैप वाले के साथ। और अगर और भी डॉट प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप डॉट प्रोडक्ट नहीं कर सकते, और लेकिन और जितने भी डॉट प्रोडक्ट आप करेंगे वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। क्यों जीरो हो जाएंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स जो एक्स कैप डॉट एक्स कैप बनेगा वो क्या होगा, एक, वाई कैप डॉट वाई कैप जो बनेगा वो भी एक, जेड कैप डॉट जेड कैप जो बनेगा वो भी एक। इसके अलावा जितने भी यूनिट वेक्टर्स बनेंगे, से एक्स कैप डॉट वाई कैप इज जीरो, वाई कैप डॉट जेड कैप जीरो, जेड कैप डॉट एक्स कैप जीरो। तो सारे के सारे जितने भी वेक्टर्स हैं, जितने भी यूनिट वेक्टर्स के और ज़्यादा डॉट प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे जीरो हो जाएंगे। तो इनके जीरो होने के कारण वो सारे टर्म्स भी क्या हो जाएंगे, जीरो। तो हमारे पास केवल क्या टर्म्स बनेंगे, एक्स कैप डॉट एक्स कैप, वाई कैप डॉट वाई कैप एंड जेड कैप डॉट जेड कैप, ये टर्म्स हमारे पास बचेंगे। तो जब एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स का डॉट प्रोडक्ट होगा वाई स्क्वायर एक्स कैप के साथ, तो हमारे पास टर्म ये मिलेगी, वाई कैप के साथ हमारे पास टर्म ये होगी और जेड कैप के साथ हमारे पास टर्म ये होगी। और डी एक्स डी वाई डी जेड कहाँ से आया, डीटो से। ठीक है, अब वॉल्यूम इंटीग्रल हम कर रहे हैं तो तीनों को अलग अलग, चूंकि अलग अलग वॉल्यूम की इंटीग्रल की फॉर्म में लिख लेते हैं हियर। ठीक है, अब इस टर्म को आप समझिए कि डेल बाई डेल एक्स आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है किसका, वाई स्क्वायर का। तो डेल बाई डेल एक्स ऑफ वाई स्क्वायर पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या दे देगा, जीरो। अब इस टर्म का देखिए, पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे डेल बाई डेल वाई जब करेंगे किसका, डेल बाई डेल वाई, ये जो पहला टर्म है यहाँ 2xy, तो जो 2x है वो कैसा ट्रीट होगा, जैसे एक कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, और डेल बाई डेल वाई किसका हो जाएगा, y का। तो हमारे पास टर्म क्या मिलेगी, 2x। देखिए दिस इज 2x। लेकिन जब हम इस टर्म का जेड स्क्वायर का करेंगे, डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड स्क्वायर, तो हमारे पास क्या मिलेगा, जीरो। क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन आप परफेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में जो दूसरे फंक्शंस हैं उनका जो डेरिवेटिव है वो जीरो हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेल बाई डेल जेड करेंगे 2yz का, डेल बाई डेल जेड ऑफ 2yz। तो जो 2y है ये कैसे बिहेव करेगा, जैसे कांस्टेंट है तो बाहर चले जाएगा, एंड डेल बाई डेल जेड ऑफ जेड कितना होगा, 1। तो प्रोडक्ट इज 2y, यू कैन सी 2y। इसका जब हम वॉल्यूम इंटीग्रल करते हैं तो वॉल्यूम इंटीग्रल से जो रिजल्ट हमें मिलता है वो कितना मिलता है लास्ट में, 2। दिस इज द सिंपल मैथमेटिक्स, यू एवरीवन कैन डू दिस वेरी इजली। सो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास रिजल्ट करती है नंबर 2 में। एक हमें पास रिजल्ट आया लेफ्ट हैंड साइड से, वो नंबर क्या है, 2। तो अगर डाइवर्जेंस थ्योरम सही कह रही है, उसके स्टेटमेंट सही है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड का प्रोडक्ट आया हमारे पास, जो लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास आंसर आया, वही आंसर हमें किससे मिलना चाहिए, राइट हैंड साइड से मिलना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विथ राइट हैंड साइड। ओके, नाउ
solving for right hand side of divergence theorem, for solving this right hand side, first look at the क्यूब. इस क्यूब को देखिए आप. क्यूब हैज 6 फेसेस, आपको पता है 6 फेस होते हैं क्यूब के. एंड वी हैव टू सोल्व फॉर द फ्लक्स पासिंग थ्रू ईच फेसेस. सो टेक अ लुक एट द क्यूब. इस क्यूब को आप देखें. आपको पता है क्यूब के 6 फेसेस होते हैं. थोड़ा सा मैं इनलार्ज इसको कर लेता हूं तो आप जरा बेहतर तरीके से देख पाएंगे. देखिए अब ये 6 फेसेस डिफाइन है, 6 फेसेस डिफाइन है किसी भी क्यूब के. इसको फर्स्ट फेज माना गया है. इसके ठीक अपोजिट को सेकंड फेज, ऊपर वाला जो छत है इसकी उसको थर्ड फेज, जो बॉटम है उसको फोर्थ फेज, जो इसका फ्रंट है उसको फिफ्थ फेज, और जो इसका बैक है उसको सिक्स्थ फेज नाम दिया गया है. तो जो राइट हैंड साइड को अगर आप देखें कि राइट हैंड साइड ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या देती है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ v dot dA, and v dot dA is basically flux passing through a surface. और ये क्या है, इसका एक फेस सरफेस ही तो है, नहीं है सरफेस. विड्थ इंटू लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ. किसी भी फेस को उठाइए, किसी भी फेस को उठाइए, लेंथ इंटू विड्थ. इस फेस को देखिए, लेंथ इंटू विड्थ. तो किसी भी ये एरिया को जनरेट करेगा. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा राइट हैंड साइड के लिए, चूंकि राइट हैंड साइड हमारे पास क्या देती है, इंटीग्रेशन v डॉट डी ए. ओके. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो हमारे पास डिफाइन है, क्वेश्चन में दिया गया है वेक्टर v किस तरह से डिफाइन है. और डी ए क्या होगा, एरिया होगा, एरिया एज ए वेक्टर. और आपको पता है कि जब भी हम एरिया एज ए वेक्टर की बात करते हैं तो अगर वे एरिया को आप वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं तो इसके पास क्या होगा, डेफिनेटली मैग्नीट्यूड. और इसके पास डेफिनेटली क्या होगी, डायरेक्शन. इसके पास डायरेक्शन भी होगी और मैग्नीट्यूड भी होगी. तो मैग्नीट्यूड कहां से मिलेगा आपको, मैग्नीट्यूड आपको मिलेगा यहां से, इस फेस की लंबाई और इस फेस की चौड़ाई. या ऊपर वाले नंबर 3 फेस की बात करें, इस फेस की लंबाई, इस फेस की चौड़ाई. और आपको पता है कि अगर हम इन्फिनिटिजिबल एरिया को ही हम कंसिडर करते हैं, तो अगर हमने इन्फिनिटिजिबल एरिया इसको, अगर मैं किसी भी एक फेस की बात करूं, अगर मैं इस फेस की बात करूं इसकी, तो इन्फिनिटिजिबल एरिया जो भी होगा हमारे पास उसको हम कंसिडर करेंगे इसके मैग्नीट्यूड के रूप में. मैग्नीट्यूड से डी वाई इंटू डी जेड, दो सरफेस का हो गया. और जो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है यहाँ, जब भी आपको एरिया एज ए वेक्टर पढ़ाया गया है, हमने हमेशा स्ट्रेस किया है आपको कि आप ध्यान रखें इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी. तो डायरेक्शन ऑफ ए एरिया when considered as a vector is always perpendicular to the plane in which the area lies. जिस प्लेन में वो एरिया है, से एक्स वाई प्लेन में, तो जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की वो किस डायरेक्शन में होगी, जेड एक्सिस. अगर वो जेड एक्स प्लेन में है तो परपेंडिकुलर एक्सिस कौन सी हुई, वाई एक्सिस. तो जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, वाई एक्सिस. अगर एरिया हमारा वाईजेड प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में हमारा एरिया है, और वाईजेड प्लेन में अगर एरिया है तो उसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस हुई, एक्स एक्सिस. तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. ओके. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द राइट हैंड साइड ऑफ गिवन क्वेश्चन. देयर आर 6 faces of a cube and we numbering these faces as first, second, third, fourth, fifth and sixth, and arrows indicated the direction of vector. ठीक है. And also the direction of outward flux passing through the particular face of the cube.
Now we are calculating the right hand side of the divergence theorem, and for this we have to apply the divergence theorem for each faces of the cube. तो जैसे यहाँ नंबरिंग आप देखेंगे तो ये फर्स्ट फेज के लिए कैलकुलेशन है, फिर आगे जब आप बढ़ेंगे यहाँ आप देखेंगे तो ये फर्स्ट फेज के लिए कैलकुलेशन है, सेकंड फेज के लिए, थर्ड फेज के लिए। तो अंडरस्टूड है कि आप किस फेज की बात कर रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट फेज से बात करना शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि डाइवर्जेंस थ्योरम का राइट हैंड साइड ये होता है। ठीक है, v डॉट डी ए, वी सरफेस इंटीग्रल ऑफ v डॉट डी ए। मैथमेटिक्स में अगर जाएं तो सरफेस इंटीग्रल को हम दो इंटीग्रल से डिफाइन करते हैं, और लिमिट्स मैंने आपको बताया कि इस क्यूब की सारी जितनी साइड्स हैं वो सब एक यूनिट की हैं, तो लिमिट्स हो जाएगी फ्रॉम ओरिजिन टू वन, फ्रॉम ओरिजिन टू वन। वी वेक्टर वी हमारे पास इस तरह से डिफाइन है, और जो एरिया होगा, हम किस फेस की बात कर रहे हैं, इस फेस की बात कर रहे हैं। अभी फर्स्ट वाला फेस हमने ये कंसीडर किया है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, और ये कौन सी डायरेक्शन है, निगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ जो एरिया एज ए वेक्टर कंसीडर किया गया है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, डी वाई इंटू डी जेड। चूंकि ये डी वाई वाई जेड प्लेन में है एरिया, और इसकी डायरेक्शन को आपको दिखाया गया है माइनस एक्स कैप से, निगेटिव साइन। क्या क्या दिखा रहा है हमें निगेटिव साइन, निगेटिव साइन shows negative sign is because arrow is pointing in the negative x-axis direction. Arrow is pointing in the negative x direction, इसलिए वो माइनस साइन वहाँ लिया गया है। तो हम सिंपल मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। तो आप जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं x के साथ, x कैप के साथ, तो आपके पास जो फंक्शन बचेगा वो केवल क्या बचेगा, x कैप वाला बचेगा। बाकी y कैप डॉट x कैप 0, z कैप डॉट x कैप 0, तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, ये वाला फंक्शन। तो इसका आप सरफेस इंटीग्रल करते हैं तो वाई स्क्वायर और डी वाई डी जेड कहाँ से आ गया, x कैप के मैग्नीट्यूड से यहाँ से आ गया। इसको आप सोल्व करते हैं, आपके पास नंबर होता है -1/3। सिंपल मैथमेटिक्स। नाउ solving for this phase, that is the number second phase of the given cube. Okay, this is, तो v डॉट डी ए करेंगे, सरफेस इंटीग्रल लगाएंगे, v को पुट अप करेंगे। अब हमारे पास डी ए क्या है, डी ए हमारे पास क्या आ जाएगा, इस बार उसी फिगर को आप देखें तो इस बार जो एरो की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और किस प्लेन में है ये, आप प्लेन को कैसे डिसाइड करेंगे, आप वाई एक्सिस पे चलते हैं और वापस जेड, वाई एक्सिस पे चलते हैं और जेड, यानी ये कौन सा प्लेन हुआ, वाई जेड। तो इन्फिनिटिजिबल एरिया किस में आ जाएगा, डी वाई इंटू डी जेड, और डायरेक्शन ऑफ एरो क्या पॉइंट कर रही है, पॉजिटिव एक्स कैप। तो आप जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, ये दिखाया गया है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसको डिफाइन कर रही है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट केवल किसके साथ आएगा, एक्स कैप वाले टर्म के साथ आएगा। और जब सिंपल मैथमेटिक्स करेंगे तो हम आपके पास आंसर होगा 1/3। फिर हम थर्ड फेज के लिए निकालते हैं। थर्ड फेज हमने कौन सा कंसिडर किया हुआ है, जो बॉटम है इसकी, सॉरी जो इसकी अपर फेस है ये वाला, ठीक है। इस फेस का प्लेन कैसे डिसाइड करेंगे, देखिए आप किस, ऐसे चले तो कौन सी एक्सिस पे चले, एक्स, ऐसे चले तो कौन सी एक्सिस पे चले, ये वाला जेड, तो कौन सा प्लेन हुआ, एक्स जेड। तो इन्फिनिटिजिबल एरिया क्या होगा एक्स जेड प्लेन में, डी एक्स इंटू डी जेड, और इस ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज वाई कैप। तो यहाँ आप देख सकते हैं
इनलार्ज करके आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए dx dz is the magnitude of the area and y cap shows the direction, that is y is called as area as a vector। तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो केवल किस y कैप वाले कंपोनेंट के साथ ही आएगा, बाकी के साथ क्या हो जाएगा, जीरो। लेट्स सॉल्व दिस। तो यहाँ देखिए आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका कंपोनेंट y कैप के साथ आएगा, y कैप के साथ जब इसका डॉट प्रोडक्ट होगा तो रिजल्ट हमारे पास ही आएगा। और इस फेस के लिए y इक्वल टू 1 है। आप देख रहे y इक्वल टू 1 है इस फेस के लिए। क्यों 1 है, देखिए क्योंकि ये जो फेस है ये यहाँ है, ऊपर छत है, और छत की जो ओरिजिन है उससे डिस्टेंस कितनी है, y इक्वल टू 1। तो उस इक्वेशन में आप क्या करेंगे, y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, जो हमारी सॉल्विंग इक्वेशन है ये वाली। y इक्वल टू 1 पुट किया, ये हो गया, और सिंपल मैथमेटिक्स फिर हम करते चले गए तो हमारे पास आंसर आया 4/3 फॉर द फेस नंबर 3rd। ओके, नाउ सॉल्विंग फॉर फेस नंबर 4th। 4th फेस को अगर आप देखें तो हमारे पास 4th फेस इस क्यूब में कंसीडर किया है, ये नीचे वाला बॉटम वाला, ठीक है। तो अगर आप इसके प्लेन को डिसाइड करना चाहते तो आप पहले क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे चलते हैं और फिर आप जेड एक्सिस पे चलते हैं। तो ये कौन सा प्लेन हुआ, एक्स जेड। एक्स जेड में इन्फिनिटिजिबल डिस्टेंस चलेंगे तो डी एक्स इंटू डी जेड, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, वाई कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अब हम इस 4th फेज जो इसकी बॉटम है क्यूब की, उसके लिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। फॉर द 4th फेज, दिस इज द 4th फेज। v डॉट डी ए, ये हमारे पास वेक्टर डिफाइन है, इसका हमने एरिया वेक्टर डिफाइन किया। और एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हुए आपको इस बात का फिर से ध्यान रखना पड़ेगा कि जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की वो नीचे की तरफ होगी। इस बार आप उस क्यूब में भी इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो 4th फेस के लिए जो एरिया वेक्टर डिफाइन किया गया है वो ये है, ये वाला, ठीक है। नीचे की साइड है तो डायरेक्शन उल्टी है वाई एक्सिस से, तो आप क्या करेंगे, आप इसको निगेटिव कंसीडर करेंगे, माइनस वाई कैप। ओके, सो माइनस वाई कैप की वजह से यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, शुरू में ही माइनस आ जाएगा। और जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो वाई कैप के साथ जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो इस फंक्शन का आएगा, तो हमारे पास रिजल्टेंट ये आएगा। और जब हम इसका सिंपली सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आती है -1/3, ठीक है। नाउ सॉल्विंग फॉर फेस नंबर 5, which face is 5? This one, the front side of the cube is face number 5। ओके, किस प्लेन में है, एक्स एक्सिस पे चलते हैं, वाई एक्सिस पे, दैट इज प्लेन इज एक्स वाई। इन्फिनिटिजिबल एरिया क्या होगा एक्स वाई प्लेन में, डी एक्स इंटू डी वाई के। ओके, इस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, जेड कैप परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। फेस नंबर 5 के लिए आप सोल्व करते हैं। तो फेस नंबर 5 के लिए जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आपको बता दी गई। इसका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो केवल इस क्वांटिटी के साथ आएगा, ठीक है। बाकी के साथ आप करने का प्रयास अगर करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। तो जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो ये आ जाएगा। जब आप सिंपल मैथमेटिक्स डन करते हैं तो ये आ जाएगा। इस डायरेक्शन में इस बात का एक और ध्यान रखना है कि ये जो फेस है वो जेड
एक्सिस से 1 यूनिट की डिस्टेंस पे है तो z इक्वल टू 1 हम यहाँ पुट कर देंगे। फिर फेस नंबर 6 के लिए जब सोल्व करते हैं तो 6 के लिए जो कंट्रीब्यूशन आता है, जो फ्लक्स है जो फेज नंबर 6 से पास हो रहा है वो 0 है। कारण ये है कि फेज अगर आप देखें तो ये जो क्यूब डिफाइन की गई है आपको, तो जो नंबर 6 फेज है वो ये है, जिसका पीछे वाला सरफेस है ये वाला, ठीक है। तो इसके लिए जो देखिए प्लेन को डिसाइड करें इसके, तो एक्स डायरेक्शन में चले, वाई डायरेक्शन में चले, तो फिर हमारे पास प्लेन आ गया एक्स वाई। इस प्लेन में इनफ्रीजिबल एरिया होगा डी एक्स इंटू डी वाई, और उस एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, जेड कैप, ठीक है। लेकिन अब की बार आप निगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस जेड कैप, ये हो जाएगा। तो अब नंबर 6 फेज के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो नंबर 6 फेज के लिए आप सोल्व करना शुरू करते हैं तो ये आएगा। ये डायरेक्शन मैंने आपको बता दी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दिया, और इस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगा, केवल इसके साथ जो एग्जिस्ट करेगा। डॉट प्रोडक्ट तो इनके साथ भी हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्ट करेगा वो ये होगा। क्योंकि इस एक्सिस पे z इक्वल टू 0 है, z एक्सिस में हम कुछ भी डिस्टेंस नहीं चल रहे, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो हमारे पास 6 के 6 फेजेस से निकलने वाला फ्लक्स जो राइट हैंड साइड है डाइवर्जेंस थ्योरम की, v डॉट डी, फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, वो हमारे पास आ चुका है। 6 के 6 कंट्रीब्यूशंस हमारे पास हैं। Let's check the 6 contribution. The first contribution is -1/3, second one is 1/3, third one is 4/3, next is -1/3, next is 1, and last one is 0. So the total flux पासिंग थ्रू द ऑल सरफेसेस कितना होगा, -1/3 +1/3 4/3 -1/3 +1 एंड +0। द रिजल्ट जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 2। दिस इज द रिजल्ट ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम, एंड द रिजल्ट विच वी कैन गेट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड is 2 also. So this easily signifies that the left hand side and the right hand side of the divergence theorem is equal, and also signifies that the divergence theorem is true. तो बेसिकली जो डाइवर्जेंस थ्योरम हमें सिखाती है वो ये सिखाती है कि जो अगर आप किसी भी वेक्टर फील्ड कहीं आपके पास डिफाइन है, उसका आप डाइवर्जेंस निकालें ओवर ए वॉल्यूम, और उसी वेक्टर फील्ड को किसी सरफेस के ओवर आप कैलकुलेट करें, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो उसकी राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ, एंड meeting you in the next one. Thank you.